इस वक्त जो PMLN की जो ख्वाहिश है, जो हम तक बात पहुंचती है, वो ये है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। ये ख्वाहिश है। अब ये पूरी होती नहीं होती है तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी पर डिपेंडेंसी आती है PMLN की, तो फिर रूलिंग कोalition की डायनामिक्स चेंज हो जाती है, और उसमें अगर वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो फिर मैटर करता है कि छोटी जमातें कहाँ पे जा रही हैं और फिर जो कबूलियत है वो किधर जा रही है। और कबूलियत की अगर हवा का रुख थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है और छोटी जमातों का जो इक्वेशन है वो थोड़ा बाएं से दाएं होता है, तो सडनली जो स्पॉटलाइट है वो PMLN से हट के पीपल्स पार्टी पर आ सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी सीट्स लेके आती है सिंध के अलावा। ये क्रूशल है कैलकुलेशन में। इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब एक रिन्यूड फोकस हमें नज़र आ रहा है बलूचिस्तान में और साउथ पंजाब में। वो इसीलिए कि सिंध प्लस नंबर जो हैं, अगर वो उन्हें PMLN के करीब ले आते हैं तो दे आर इन द रनिंग। ये वो सेकंड ऑप्शन है जहां पे PMLN के लिए कुछ थोड़ी सी मामलात गड़बड़ हो सकते हैं और इक्वेशन चेंज हो सकता है। मेरा ख्याल है मुझे कमेंट करना ही पड़ेगा, मैंने ये ज़रूरत पै गई हो। अच्छा, अर्ज़ जी के कितनी सीट्स हैं जी टोटल नेशनल असेंबली में? मेजॉरिटी के लिए 172 चाहिए। तो अगर आपका जो तज्जिया है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग लगभग रहे, पीपल्स पार्टी की तो आप गिनती कर सकते हैं, नून लीग की इस वक्त गिनती करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज वो PTI का प्रॉब्लम बीच में पड़ा है उनके लिए। तो पीपल्स पार्टी की जब आप गिनती करते हैं तो बड़ा मुश्किल है देखिए 50-60 से ज़्यादा कैसे हो सकती है इसकी सीटें। अगर आप बलूचिस्तान भी ले लें और KP भी ले लें और पंजाब में अंदर सिंध साउथ पंजाब भी ले लें, 30-35 हमेशा वो लेते हैं सिंध के अंदर, और शायद थोड़ी ज़्यादा ले लें, 2-3 ज़्यादा ले लें इस दफ़ा। तो अगर ये 60 पे पहुंचते हैं तो फिर इसका ये मतलब है आप समझते हैं कि नून लीग जो है वो 60-70 पे आ गई लगभग, ताकि पीपल्स पार्टी का भी चांस बन जाए टू पुट टुगेदर द कोalition। तो फिर बाकी जो 70 सीटें हैं या 60 सीटें हैं वो किसके पास जाएंगी? तो एक तो ये सवाल खड़ा हो गया। अच्छा, अब किसके पास जा सकती हैं वो? चलें मौलाना ये वो डाल डूल के इंडिपेंडेंट कर लें आप, अब 10 एक सीटें वो ले जाएं, चले 20 दे दें उनको, 40 सीटें कहाँ गई? तो समझ तो यही आती है कि 40 सीटें फिर PTI को देंगे ये या वो ले लेंगे, मगर PTI तो है नहीं इस वक्त, तो वो फिर PTI की सीटें होंगी या आज़ाद लोगों की सीटें होंगी। और अब मैं कुछ कहना चाहूँगा जाके, मैं समझता हूँ कि आप इसको नोट करके रखिएगा कि अगर मैं बैठा हूँ पिंडी में तो मैं कैसे सोचूँ। तो एक सेकंड के लिए आप उनकी जगह पर बैठ जाएं और सोचें कि वो कैसे सोचते हैं, ये वो सोचते होंगे ये 40 सीटों के साथ क्या करना है उन्होंने इस 40 सीटों को कैसे इस्तेमाल करना है टू क्रिएट द नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो अगर तो PTI हुई तो वो तो नहीं बात मानेगी किसी की, अगर वो आज़ाद हुए तो फिर शायद बात मान जाए, फिर शायद उन्हें मनवा भी लिया जाए। तो मैं एक सिर्फ आपके लिए एक फुलझड़ी फेंकना चाह रहा हूँ कि क्या ये हो सकता है कि उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ना वो पीपल्स पार्टी में जाएं, ना वो नून लीग में जाएं, और PTI के तो वो होंगे ही नहीं क्योंकि वो तो आज़ाद खड़े होंगे और उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, कोई फ्लो क्रॉसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आप जानते ही हैं किस किस्म के लोग जिनको अब PTI के टिकट्स मिल रहे हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि टिके रहेंगे इमरान खान साहब के साथ और कितने ऐसे हैं जो नहीं टिके रहेंगे।
तो क्या ये हो सकता है कि उनको भेजा जाए आईपीपी में? क्या ये हो सकता है कि अलीम खान साहब को तैयार किया जाए कि टू बी, जिसकी जिक्र ये कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी को क्रिएट किया जाए जो कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट, टोटली प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी हो? तो मेरा ख्याल है इसको भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि आईपीपी इस वक्त तो लगती है जैसे कि कोई फोर्स नहीं है, मगर ये जो 40-50 लोग जो इंडिपेंडेंट्स खड़े होंगे, जो पीटीआई का वोट लेके आएंगे मगर शायद ये पीटीआई के साथ खड़े ना हो सके बाद में, तो ये कहाँ जाएंगे? इनका क्या रोल होगा? और आपने देख ही लिया है कि किस तरीके के साथ इंडिपेंडेंट्स का रोल रहा है 2018 में, कैसे उनको इकट्ठा करके एक गवर्नमेंट के अंदर एक पार्टी के साथ उनको इकट्ठा किया गया और उसके बाद उनका क्या रोल रहा। तो मैं समझता हूँ एक तो ये एक फैक्टर जो है इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी हम समझते हैं कि आईपीपी तो ना इधर की रही ना उधर की रही। मेरा ख्याल है आईपीपी वाले खुद समझते हैं कि हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आगे जाके डेफिनेटली दे मे बी अ रोल फॉर अ थर्ड पार्टी, जिसकी हमने आज तक सोचा नहीं कि आईपीपी भी कोई थर्ड पार्टी बन सकती है कि नहीं। इट कुड बी द किंग मेकिंग पार्टी इन टाइम टू कम। तो एक तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है जी कि नून लीग तो यही समझती है कि वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि अगर वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो क्या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, या दोनों में से कोई नहीं बनेगा, कोई और बनेगा। तो अनलेस यू हैव अ कमेंट टू मेक ऑन व्हाट आई सेड अबाउट द आईपीपी, वी कुड मूव टू दिस क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट आई जस्ट सेड? देखिए, आपने अपने जो इल्म नुजूम है उसका सही इस्तेमाल किया, आपने सही निशानदेही की, क्योंकि अब हम ग़ुलाम नहीं हैं, अब हम आज़ाद हैं कल के फैसले के बाद। तो जो आज़ाद लोग हैं वो इलेक्शन के बाद आज़ादी से जो फ़ैसला करेंगे वो मेरे ख़्याल में जो मेन एजेंडा है पोस्ट इलेक्शन सिनारियो में उसके हिसाब से होगा। मेन एजेंडा मेरे ख्याल में इकनॉमिक रिवाइवल और रीजन की स्टेबलाइजेशन है। उसमें कौन सी जमात फिट बैठती है इकनॉमिक रिवाइवल और रीजन को स्टेबलाइज करने में, अपने ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट स्पेशली, वो अगर आप स्केच बनाना शुरू करें तो आसानी से बनेगा। फिर ये जो आज़ाद लोग हैं वो फिर उसी एजेंडे के हिसाब से अपना जो किबला है मेरे ख्याल में तय करेंगे। और अगर, और मैं दोबारा कहता हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून अगर इक़्तिदार में आती है और उनका वज़ीर आज़म होगा तो वो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये मेरा अंदाज़ा है।